फीमेल्स में ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू यू आपको लगता है कि व्हेन डॉक्टर सेड दैट यस यू आर इनटू दिस अनएक्सप्लेन्ड, सो प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स। फीमेल्स में बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो सबसे बेसिक टेस्ट जो होता है वो होता है हिस्टोसैल्पिंजोग्राम, एंड यू फाइंड द ट्यूब इज ओपन, बट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू स्ट्राइक द सटल डिटेल ऑफ दैट when a good fertility specialist, when he or she views that particular plate, we can make out the difference कि वो जो हम देख रहे हैं ट्यूबल, जो उसका स्पिल देखते हैं, दोनों तरफ ट्यूबें खुली हुई हैं, बट ये निर्धारित करना कि उसकी फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। खुले रहने के बाद भी वो खुले रहने जैसा ट्यूब काम नहीं करती है। वजह यह है कि अंदर से जब हम डाई डालते हैं तो ट्यूब खुल जाती है, वो उसमें परेशानी नहीं, वो अंदर की सतह में, लेकिन बाहरी बहुत सारी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैक्टर्स होते हैं जिसमें चिपकन होता है, जिसमें ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड होता है। तो हम इसे हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी एक ही सेटिंग में दोनों काम करते हैं, और जब हम दूरबीन डाल के पेट में देख लेते हैं एक बार, तो वहाँ हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो बाधक हैं, जो डेटरेंट हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं होने दे रही हैं फीमेल को। जैसे हम वो अंडे को ट्यूब जो है वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, ट्यूब अंडे को समा नहीं पा रहा है, उसको कैच नहीं कर रहा है, तो फिम्ब्रिया जो है ट्यूब्स का सबसे किनारे का हिस्सा जो होता है, उसके बारे में हम HSG टेस्ट से या हम सोनोसैल्पिंजोग्राम से भी उसकी फंक्शनैलिटी को, कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो नहीं जान सकते। वो कितनी बेहतर तरीके से, कितनी सक्षम रूप से काम कर रहा है, कितना सक्रिय है अंडे को कैच करने में, अंडे को उठा पाने में। अंडा कहीं, ट्यूब कहीं, कोई किस में चिपका है, कोई किधर उलझा हुआ है, ये सारी चीजें हमें अर्ली स्टेजेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में भी मिलती हैं। जब हमें एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलता है तो वो लेट स्टेज हो गया। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस जो है स्टेज है, इसमें पेरिटोनियल फैक्टर्स होते हैं, इसमें इम्यून ऑल्टरेशंस होता है जो कि अच्छे अंडे भी नहीं बनने देता, और ट्यूबल कॉम्प्रोमाइज भी थोड़ी चिपकन होती है। तो ये सारी चीजों को हम उधर से ही उसको हम एडिशंस को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ट्यूब ओवेरियन रिलेशनशिप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्रोस्कोप में देखें तो कहीं क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है, छोटे माइक्रो पॉलिप्स हैं, या फिर कहीं पे वस्कुलर ज्यादा है वहाँ पे, और कहीं पे ट्रॉफिक पैचेस हैं, कहीं छोटा सा पॉलिप है जो प्रेगनेंसी को चिपकने नहीं दे रहा है, कहीं ट्यूबरकुलोसिस है, कहीं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सिंपल, उसकी वजह से इन्फेक्शंस है। तो ये सारी ट्यूबल फैक्टर्स हैं जो कि हम जब तक दूरबीन नहीं डालेंगे तो हम नहीं जान सकते एग्जैक्टली, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी के अंदर होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, जिसको हम रियल टाइम में नहीं देख पा रहे हैं कि अंडा और शुक्राणु मिलकर जो भ्रूण बना रहा है, जो फेलोपियन ट्यूब में बना, फेलोपियन ट्यूब को भ्रूण को ट्यूब की पेरिस्टॉलसिस की वजह से, ट्यूब की सक्रियता की वजह से उसका काम है ट्यूब को प्रेगनेंसी को ले जाना, वो भ्रूण को ले जाना यूट्रस में, 5वें दिन में वो चिपक रहा है। तो ये सारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। तो ये जितनी भी चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रही हैं जो कि हम रियल टाइम में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इवन कि हम ऐसे डायरेक्ट भी देख रहे हैं लेप्रोस्कोपी से, तो भी हम उसकी कुछ डिटेल मिस करते हैं, क्योंकि सारे जो अनएक्सप्रेस्ड फर्टिलिटी का जो मेन वजह है वो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो कभी अंडे का खोल जो होता है, जो बाहरी लेयर है, वो ज़ोना पेलिसिडा जिसको कहते हैं, वो कड़क होता है, जिसकी वजह से भ्रूण बनता ही नहीं है, स्पर्म आया उसमें चिपक ही नहीं रहा है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें IVF सजेस्ट करना पड़ता है। पहले तो हम स्टेप वाइज जाते हैं कि कहाँ पे क्या फैक्टर्स, किस तरह से उसको डील करें। तो पहला है कि हम ट्यूब्स को हम देखें, ट्यूब के लेवल पे तो हम हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करेंगे। फिर अगर हमें ऐसा लगे कि इसके बावजूद भी हम
जो गोल्डन विंडो होता है जब लैप्रोस्कोपी करने के बाद, वो हमारा 6 महीने का है, जिसमें हम ट्राई करके, कपल को ट्राई करने कहते हैं कि देखिए बस इसमें बहुत हद तक हमने सब चीज़ सेट कर दिया है, सब रिलेशनशिप्स और जितना चिपकन और एडिशन सब को लाइज कर दिया, ठीक कर दिया और उसको एक एनाटॉमिकल रिलेशनशिप में ले आए हैं। उसके बावजूद भी फिर कुछ नहीं कामयाबी हासिल होती है, तो हम उसको फिर आगे बढ़ते IUI अटेम्प्ट करने कहते हैं। IUI इसलिए ज़रूरी है कि कभी सर्विक्स जो बच्चेदानी का गर्भाशय का मुंह होता है उस पर इन्फेक्शन होती है, कभी उसमें एक्ट्रोपियन होता है, कभी इरोजन होता है, कभी लंबे दिनों से, तो उसको हम ठीक करेंगे, क्वाटराइज करें, लेजर करें, जो उसका निवारण है वहां से, क्यों वो स्पर्म वहां पे एक अवरोध बना हुआ है, तो IUI करेंगे तो वो ब्लॉक को हम आगे जाके डायरेक्ट अच्छे सेंट्रीफ्यूज करके गुड क्वालिटी स्पर्म्स हम डाल सकते हैं यूट्राइन कैविटी में। तो वो सर्वाइकल फैक्टर या एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज है, तो वो हमारी जो परेशानी है वो वहां से दूर हो जाती है। तो IUI के भी सेशंस कर लिए और फिर भी हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, हमें प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो रही, तो फिर हम ऐसी केसेस में डायरेक्टली ही, अगर मान लो जोना हार्डनिंग है या स्पर्म्स में कमी है, स्पर्म्स में भी शुक्राणु में सब चीज नॉर्मल रहने के बावजूद भी बहुत कुछ नॉर्मल नहीं